अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं रबाब असद और आज बात करेंगे अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। जी हां, इस्लामाबाद में कचहरी में खुदकुश धमाका हुआ है और खुदकुश धमाके के नतीजे में 12 अफराद जो है वो जाबाहक हो गए, जबकि 21 से 27 अफराद जख्मी बताए जाते हैं। पिम्स अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। खुदकुश बमबार का जो सर है वो मौके से मिल गया था। और इसके बाद आपको ये भी बताते चलें कि वाना में कैडेट कॉलेज पर भी साथ ही साथ हमला हुआ। दो ये बड़े वाकयात हुए हैं और ऐसे वक्त पर हुए हैं कि जब पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान ओडीआई मैच होना था और हो रहा है मैच, और ऐसे वक्त में ये वाकया जो है वो रोनुमा हुआ है। इसकी टाइमिंग के हवाले से भी बहुत अहम बातें हैं सामने जो आ रही हैं कि इसकी टाइमिंग बहुत अहम है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद है सीनियर सहाफी और तज्जियाकार फ़हीम सिद्दीकी साहब, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। फ़हीम साहब, बताइएगा कि एक दफा फिर जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का ये वाकया पेश आता है, इसके ताने बाने कहां से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं? सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी आई है, तो आप उसके बाद से देखिए कि ऐसे वाकयात जो हैं वो हो रहे हैं, मुसलसल हो रहे हैं। और बावजूद इसके कि मुज़ाकरात की कोशिश की गई और पाकिस्तान ने अपने हमसाया इस्लामी मुल्क को ये समझाने की भी कोशिश की गई कि वो पड़ोसी मुल्क जो भारत है उसका आलेकार बनने की कोशिश ना करे, लेकिन हमें ये नजर आया है कि एक तरफ उन मुज़ाकरात को बाकायदा तौर पर अफगान जो हुक्काम है उनकी जानिब से उसे सबोताज किया गया और उसके पीछे भी जो है वो डेफिनेटली जो है वो भारत की ही हिम्मत थी। और अब जो है हमें ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में जिस तवातुर से ये वाकयात हो रहे हैं ये बेसिकली वही फितना है जिसे जो है हम भारत और अफगानिस्तान का एक मुश्तरका फितना कहते हैं। ये लोग मिलकर जो है इस वक्त पाकिस्तान में इस तरह के वाकयात कर रहे हैं और ये वाकयात का तसलसल जो है वो हमें नजर आ रहा है कि ये जो है इसलिए भी हो रहा है कि पाकिस्तान को इस वक्त एक अमन पसंद कंट्री की बजाय जो है कि ऐसा मुल्क दिखाया जाए जहां जो है वो हालात बेहतर नहीं हैं। श्रीलंका की टीम पर पहले भी जो है पाकिस्तान में लाहौर में हमला हो चुका है, जिसके बाद जो है पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो कई सालों के लिए चली गई थी पाकिस्तान से। अब एक मरतबा फिर जो है वो ऐसे ही मौके पर जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, अभी साउथ अफ्रीका की टीम यहाँ से होकर गई है और अब श्रीलंका की टीम आई हुई है, इस वक्त जो ये वाकया किया गया है, तो डेफिनेटली इसके पीछे इंडिया के मज़मूम इरादे हैं और उसमें जो है वो सहूलतकार का किरदार मैं कहूँगा कि इस वक्त जो है वो अफगान गवर्नमेंट जो है वो अदा कर रही है। अच्छा, तो फ़हीम सिद्दीकी साहब ये भी बताइएगा कि बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और ऐसे वक्त में ये जब देखते हैं कि बीजेपी की जो हुकूमत है वो जब भी इलेक्शन होते हैं या फिर अपनी गवर्नेंस के हवाले से वो कमजोर दिखाई देती है तो उसके बाद इसी तरह की कोई ना कोई कार्रवाई करती है ताकि जो है वो अपनी आवाम का माइंड डाइवर्ट कर सके। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पॉज लिया, सांस लेने के लिए रुका था, वरना मैं इसी के ऊपर बात कंटिन्यू करना चाह रहा था आगे कि आपने सवाल करते हो। बड़ा बरवक्त सवाल है आपका, बिल्कुल ऐसा ही है। बिहार के जो इलेक्शन हैं वो मोदी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप ये देखिए कि कल जो है वो दिल्ली में एक ब्लास्ट होता है, आज जोधपुर से भी इत्तला आ रही है। तो जब भी मोदी को इलेक्शन में जाना होता है कोई ना कोई ऐसा वाकया जो है वो सामने आ जाता है, या फिर मोदी को जो है कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट के लिए कहीं जाना होता है तो इस तरह के वाकयात होते हैं। ये मोदी की एक सोच है जिसके ऊपर जो है वो गुज़िश्ता कई सालों से इसी तरह से अमल कर रहे हैं। और आप कोई भी वक्त उठा के देख लीजिए, तारीख उठा के देख लीजिए, आपको ऐसे वाकयात उसी वक्त मिलेंगे जिस वक्त जो है वो मोदी का कोई अहम जो कोई काम है वो होने जा रहा हो। बिहार के इलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है मोदी साहब के लिए कि मोदी साहब को जो है वो बिहार के इलेक्शन में कभी भी वाज़ेह कामयाबी नहीं मिल सकी है, लेकिन जाहिर है बिहार के जो रियासती इलेक्शन है उनकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। इसलिए वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से इस दफा भी जो है वो पाकिस्तान को इन इलेक्शंस में घसीट लिया जाए। और आप देखिए जो कल जो उनका स्टेटमेंट था, जो इस वाकये जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके बाद, वो जो उसका लबो लहजा है वो बता रहा है कि वो क्या कहना चाहते हैं। वो वही पुरानी बातें, कोई नया नहीं, वही पुराना स्केप कि हमें पता है हमारा दुश्मन कौन है और हम अपने दुश्मन से निमटना जानते हैं। क्या निमटना जानते हैं आप? आपने जब एक दफा एक कोशिश की तो आपको उसके ऊपर मुंह की खानी पड़ी है। अभी आप अपने राफेल तैयारे नहीं भूलें जो पाकिस्तानी फौज की जानिब से गिराए गए थे। लेकिन अगर कोई दोबारा इस तरह की ये करना चाहते हैं कोशिश, तो वो भी कर देखें, उनको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और भारत कहाँ खड़ा है। तो ये जो वाकयात हैं ये बेसिकली मैं बिल्कुल वाज़ेह इसके ऊपर हूँ कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की एक मुश्तरका कोशिश है, पाकिस्तान में फितना फिसाद फैलाने की कोशिश है और ये जो है वो उनकी तरफ से जारी रखी गई है। और इसका भी मुझे यकीन है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इसके ऊपर भरपूर काम कर रही होंगी और यकीनन वो इनके जो मास्टरमाइंड है उन तक भी बहुत जल्द पहुँच जाएंगी। अभी जो सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है तो क्या एक दफा फिर हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर जो है वो उठती हुई दिखाई दे रही है, खुदकुश बमबार और धमाकों का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है?
होती हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा ना कि ये सब चीजें होती हैं और ऐसे वक्त में खास तौर पे होती हैं जब आपको इलेक्शन में जाना हो, इंडिया को इलेक्शन में जाना हो, तो वहां पे भी आपको नजर आ रही हैं और यहाँ पे भी आपको नजर आ रही हैं ये चीजें। तो ये सारी चीजें जो हैं ये प्री प्लान स्क्रिप्टेड हैं और इस स्क्रिप्ट में जो राइटर है वो पाकिस्तान और वो भारत और अफगानिस्तान दोनों हैं। अब इस स्क्रिप्ट के ऊपर अमल करने वाले जो लोग हैं वो डेफिनेटली जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो मौजूद हैं और उनको तलाश करना इंटेलिजेंस एजेंसीज की जिम्मेदारी है, क्योंकि ऐसे वाकयात को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आवाम में खौफ व हिरास फैलाना या पाकिस्तान से जो है एक दफ़ा फिर क्रिकेट को दूर करने की कोशिशें करना, ये किसी भी तरह से आवाम के लिए भी काबिल कबूल नहीं है। तो ये चीज़ें रोकना होंगी और इसके लिए मैं समझता हूँ कि इदारे जो है अपना काम कर रहे हैं और डेफिनेटली वो जो है इसमें उन्हें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे फ़हीम सिद्दीकी साहब, आपने प्रोग्राम में हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। और इस्लामाबाद कचहरी धमाका हुआ जिसमें खुदकुश बमबार ने अपने आप को पहले तो अंदर दाखिल होने की कोशिश की कचहरी गेट से, लेकिन जब उसमें नाकामी हुई तो एक पुलिस मोबाइल जो गेट की तरफ आ रही थी उससे अपने आप को टकराकर जो है वो धमाका कर दिया और इसके नतीजे में 12 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 21 से 27 अफराद जख्मी बताए जाते हैं। पिम्स अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और कई की जो हालत है वो तशवीशनाक भी बताई जाती है। इसके अलावा आज हम बात करेंगे कराची के बल्दियाती मसाइल के हवाले से। कराची के जो बल्दियाती मसाइल हैं वो रोज़ बरोज़ शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। कराची जो कि मुल्क का माशी हब है, इसके अलावा कराची अब मसाइल का हब भी बनता जा रहा है। जगह जगह कचरे के ढेर हैं, कराची जो है वो एक कचरा कुंडी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। जगह जगह कचरे के ढेर दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो गड्ढे हैं, हर सड़क पर कोई ऐसा सड़क नहीं है जिस पर गड्ढा मौजूद ना हो। जो ट्रैफिक की रवानी है वो मुतासिर होती है, शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कराची के शहरियों को। इन्हीं सब बारे में बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में हमारे साथ अकील अहमद समाजी रहनुमा मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। जबकि टेलीफोन लाइन पर म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी टाउन हम्माद एनडी खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया और चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख भी हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद हैं। अकील अहमद साहब, सबसे पहले आपसे ये बात करना चाहूँगी कि आप समाजी रहनुमा हैं, आप क्या समझते हैं कि कराची के सबसे बड़े मसाइल क्या हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये जो भी वाक़या हुआ है इस्लामाबाद में, इसके लिए मैं ताज़ियत पेश करता हूँ और इन नुकसानात पे अफसोस का इज़हार करते हैं। अब दूसरी तरफ आते हैं कि ये जो हमारी जो इस वक्त बल्दियाती जो हम प्रॉब्लम आपस में बात कर रहे हैं इस वक्त, इसको देखते हुए ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो सड़कों की हालत है, अगर आप अपने घर से यानी कि अगर फेडरल एरिया से अगर आप केमाड़ी तक अगर सफ़र कर लें तो 15 से 20 मिनट का सफ़र यानी कि होता है। लेकिन अगर आप इस वक्त सड़कों की हालत देखें, इस कदर खड्डे, इस कदर इस वक्त जो है नाहमवार सड़कें हैं, ऊंची नीची सड़कें हैं, जिसकी वजह से जो है वो सड़कें जो टाइम है वो आपका 30 मिनट का रास्ता हो जाए तो तकरीबन कोई 1.5 घंटे पे मुहित हो जाता है। पानी जगह जगह पानी खड़ा है और सड़कें बनाने के नाम पे खोद दी गई हैं और खोदने के बाद यानी कि सूरत हाल ये है कि वहाँ पर कोई बनाने का कोई सिस्टम नहीं है, खोद के चले गए और वहाँ पर गाड़ियों का ये हाल है कि एक के ऊपर एक गाड़ियाँ चढ़ी हुई जिस पर कोई वो पूछने वाला कोई वो नहीं है उसके ऊपर। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए आने वाले दिनों में भी लग रहा है कि तकरीबन 2-4-6 महीने अभी मज़ीद हमें इस तरह इस अजियत में गुजारा करना पड़ेगा। सही। अच्छा, इसके अलावा ये भी बताइएगा कि कराची ज़ाहिर है कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो इसके मसाइल भी बड़े हैं। इसकी अब तक सूरत हाल के हवाले से आप क्या कहेंगे कि जो सिंध हुकूमत है वो अपनी कारकर्दगी दिखाने में जो है वो अब तक नाकाम रही है? देखिए, सिंध हुकूमत हो या फेडरल हो, फेडरल और सिंध हुकूमत आपस में पॉइंट स्क्वायरिंग कर रहे हैं। सिंध हुकूमत जो है वो कोशिश करती है कि जो वफाक के काम है वो अपने ज़ुमरे में ले लें, अपने खाते में ले लें, और वो डिलीवर कर नहीं पा रहे हैं। वहाँ से फ़ंड मिला, फ़ंड करप्शन की नज़र हो जाता है और यहाँ पर जो है हाल बुरा है लोगों का। और जो थोड़ा बहुत काम होता है वो नीचे बल्दियाती लेवल पे जो काम हो रहा है, बल्दियात वाले जो है वो फ़ंड का रोना रोते हैं। मेयर जो है इस वक्त सिंध गवर्नमेंट का है और जो ज़्यादातर चेयरमैन और यूसी चेयरमैन वगैरह जो हैं वो जमात इस्लामी के। तो अभी तक जो सूरत हाल है ये पॉइंट स्कोरिंग ही चल रही है आपस में। जी, आपसे भी बात करेंगे। अभी इस वक्त हम एक इशू पर बात कर रहे थे इससे पहले प्रोग्राम में कि कचहरी में जो धमाका हुआ है उस हवाले से, और इसमें 12 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। एक और नई लहर जो है वो दहशतगर्दी की जो शुरू हुई है और उसमें इंडिया जो है सर फहरिस्त है पाकिस्तान में इस तरह के अटैक्स कराने में। हमारे ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब ने। असद महमूद साहब, बताइएगा कि इस वक्त आप क्या कहेंगे कि ये जो हादसा, ये जो सानिया पेश आया है, 12 अफराद इसमें जाँ बहक हो गए, इंडिया एक बार फिर मुतहर्रिक हो गया है? थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है, आपको नजर आता है इंडिया का, अफगानिस्तान का, टीटीए का, टीटीपी का, रॉ का।
ये बिल्कुल इसी तरीके से है। मतलब वाना के अंदर देखें ये कल हुआ, आज इस्लामाबाद के अंदर, राइट, आपके कैपिटल के अंदर और कचहरी के सामने। तो डेफिनेटली ये कोई ऐसी चीज तो नहीं कि जिसपे आप कहें कि नहीं मतलब आप ये कहें कि ये सारा कुछ ऐसे ही हो गया। नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर सर्टनली आप इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, बिल्कुल इंडिया की इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर मौजूद है। वी आर एब्सोल्युटली क्लियर, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। और कल का जिस तरह का उनका आपने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन देखा उनका न्यू दिल्ली के अंदर और रेड फोर्ट के इर्द गिर्द के एरिया के अंदर, आप ये देखें कि एक ट्यूट है एक स्कूल के बच्चे की, आई एम श्योर आपकी नॉलेज में होगी, और उसके अंदर क्या हुआ कि उस बच्चे ने कहा जी कि मैं इस कदर मूवमेंट देख रहा हूँ ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की, आर्मी की, सारा, एंड एवरीथिंग इज फोकस्ड बेसिकली रेड फोर्ट की तरफ, और ये दोपहर की 12-12:30 बजे का है और ये इंसिडेंट तो शाम को उनका 6-6:15 बजे का। तो इसके अंदर तो कोई शक वाली बात है कि आज से आती नहीं। फिर देखें किस तरह के इनके जो दिल्ली पुलिस थी उन्होंने कहा जी कि नहीं ये तो आदमी सिलेंडर फटा, ये सारा इस तरीके से सारा कुछ हो गया, गाड़ियों को आग लगी, और बाद में उन्होंने उसको डिफरेंट शेप दे दी। तो ये बिल्कुल भी मैं समझता हूँ कि खित्ते के लिए, खित्ते के अमन के लिए और स्पेशली इस रीजन के लिए, एंड इट इज नॉट ओनली ये इंडिया पाकिस्तान की आप बात करते हैं, लेकिन आज बांग्लादेश के अंदर भी एक इंसिडेंट हो गया, नेपाल के अंदर भी हो गया। आई थिंक शायद इन सारी चीजों के अंदर रॉ तो बिल्कुल मुलविस है इसके अंदर, बिल्कुल कोई शक नहीं। मोसाद इसके अंदर एक लिहाज से है, तो इन दोनों के पीछे है कौन? नो दैट इज टू बी फाउंड। और जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं या जो उनके जिस तरह का ये सिलसिला आपको नजर आना शुरू हो गया, मैं तो आई कैन गो टू दैट एक्सटेंट कि यहाँ पर इस तरह की बात एक लिहाज से चल रही है। अच्छा कर्नल साहब, ये भी बताइएगा कि हम देखते हैं कि इंडिया जो है वो बड़े ख़ास से टाइमिंग का जो है वो इंतखाब करता है। जब भी इंडिया में इलेक्शन होने जा रहे होते हैं, बिहार में भी जैसे इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो बीजेपी हुकूमत जो है वो इस तरह की चीज़ों में मुलविस पाई जाती है और इस तरह की कोई ना कोई तकरीबकारी या नैरेटिव ऐसा बिल्ड करते हैं कि जिससे उनको सिंपैथी का वोट मिले। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में कि अभी जो बिहार में इलेक्शन होने जा रहे हैं? बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, और अगर आप ने थोड़ा सा इसको चीजों को देखा हो या मॉनिटर किया हो, तो ये तो कई हफ्ते पहले से इस तरह का माहौल वहां पर इंडिया आपको बनाता हुआ नजर आ रहा था। और चूंकि नरेंद्र मोदी की जो ओवरऑल गिरती हुई, आप समझते हैं कि ओवरऑल जो उनकी रेटिंग है बीजेपी की, आरएसएस की, वो भी सारी दुनिया को स्पेशली इंडियंस के सामने है। सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है एक लिहाज से इंडिया के अंदर, और ये इनका वतीरा रहा है कि स्पेशली नरेंद्र मोदी का, कि जब भी बीजेपी को ये लगता है कि वो इलेक्शन हारने जा रहे हैं, ये इस तरह की बात है, तो ये बिल्कुल जो है ना ये इस तरह के एक्शन के अंदर जाते हैं। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के अंदर दे आर वेरी एक्सपर्ट, और साथ ही फिर आप ये कह सकते हैं कि ये अपनी इनकी जो गवर्नमेंट है, आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी है, फिर इनकी जो इंडियन एस्टैब्लिशमेंट है, उसी के साथ फिर ये गोदी मीडिया है, ये सारे के सारे आप एक यकसुबान होकर ये हरकत में एक लिहाज से आ जाते हैं। उसकी कई मिसालें इससे पहले भी जो इनके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुए वो भी सारी दुनिया के सामने हैं। और स्पेशली अगर आप मैंने चीज़ों को माइन्यूटली देखा हो, बिहार के इलेक्शन के अंदर तो बीजेपी को बेइंतहा मुश्किलात का एक लिहाज से सामना था, और डेफिनेटली अब कल का जो इंसिडेंट हुआ और उसके अंदर यस आई कैन से कि ये इन्होंने जिस तरह का ये सारा ड्रामा रचाया, फॉल्स फ्लैग का नाम एक लिहाज से लिया, और उसके चंद ही मिनट के बाद उनका जो मीडिया है, उनके जो लोग हैं, उन्होंने पाकिस्तान को बगैर किसी चीज़ के, बगैर इन्वेस्टिगेशन के, बगैर किसी सबूत के, उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान का क्रॉस बॉर्डर का ये सारी चीज़ों का नाम लेना शुरू किया। और उसके चंद घंटों के बाद उन्होंने कहा कि जी नहीं, ये तो सारे का सारा एक टेररिस्ट एक्टिविटी थी। इससे पहले दिल्ली पुलिस कहती थी कि नहीं ऐसा कोई भी सिलसिला नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मिस्टर बाब अगर देखें तो कोई इतनी कोई इनकरेजिंग नहीं है। और नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ, आप से कि व्हाट इज हिज कैरेक्टर, आप ठीक है, ही इज इंडियन प्राइम मिनिस्टर, बट बेसिकली ही इज एन इंटरनेशनल टेररिस्ट, द वन जिसने गुजरात के अंदर व्हेन ही वाज द चीफ मिनिस्टर, और ये अमित शाह वाज हिज होम मिनिस्टर देयर इन गुजरात, तो इन दोनों की मिली भगत से इन्होंने 2000 के करीब मुसलमान जो उन्होंने जिंदा उनके घरों के अंदर जला दिया था। तो दैट इज द बैकग्राउंड। मतलब
इसके ऊपर तो पाबंदियां लगी हुई थी। अमेरिका के अंदर ये नरेंद्र मोदी जा नहीं सकता था, और ये शैतानी ट्रैक है इस वक्त कि अजीत डोवल ने इनको ज्वाइन किया जब ये इनकी गवर्नमेंट बनी है, और ये 13वां साल इनका होने को आया है। लेकिन आपको किसी तरह से मतलब इनकी जो जिसको कहते हैं ना, मजहब को इस्तेमाल करना, जुनूनियत को इस्तेमाल करना, मजहबियत को, फिर हिंदुत्व की आप बात करते हैं, उनके 11वीं रंग की बात करते हैं। दे वांट के एवरी पर्सन देयर इन इंडिया जो है वो उसको बेसिकली हिंदू जो रिचुअल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो ईसाई हैं, किसी तरह के भी लोग हैं, तो वो उनको हिंदू कल्चर के अंदर रच बस जाना चाहिए। दैट इज व्हाट इट इज। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो कुछ भी नरेंद्र मोदी कर ले, जो उसकी गिरती मकबूलियत है, मैं आपसे ये कहूँ, और जिस तरीके से लोगों ने अब बीजेपी को देखना शुरू किया है। इंडिया कभी बात करते थे शाइनिंग इंडिया, ये हो गया वो हो गया, तो देखे ना मई के अंदर ये अपनी आर्मी को, अपनी आर्म फोर्सेस को इनविंसिबल कहते थे। तो उनसे यानी उनका बजट 75-80 अरब डॉलर है साल का, इंडियन आर्मी का, इंडियन आर्म फोर्सेस का। पाकिस्तान का बजट इज नॉट मोर देन 7 बिलियन, और इस 7 बिलियन ने उस 80 बिलियन डॉलर के बजट का मुंह काला कर दिया पूरी दुनिया के अंदर इंडिया का इस मई के महीने में। वो आप सब्र तो नहीं आ रहा ना, वो किसी सूरत में सुकून में तो नरेंद्र मोदी नहीं है। वो 56 इंच की छाती चौड़ी करके, बस फॉर गॉड सेक, इस दिमाग के अंदर भी कुछ होना जरूरी है, लोगों को साथ लेके चलना एक लिहाज से जरूरी होता है। तो ये इनसेन आदमी है, मतलब एक पागल आदमी, जुनूनी आदमी। सो ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम? सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे और काफ़ी तफसीली तौर पर उन्होंने अपना तज्जिया दिया है। प्रोग्राम में इस वक्त हो गया है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ स्टूडियो में अकील अहमद समाजी रहनुमा मौजूद हैं, उनसे बात कर रहे थे। जी अकील साहब, ये बताइएगा कि आप शहर की गलियों में निकलते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, आवाम को किन मुश्किलात का शिकार आप देखते हुए नजर आते हैं? आवाम जो है, ये जो हुक्मरान हैं उनसे ये तवक्का करते हैं कि वो वादे ना करें, उस पर अमल करें। और सूरत हाल ये है कि आने वाले दिनों में जो मामला चल रहा है कि आवाम और कुछ और चाह रही है तरक्की की सूरत में। जो सड़कों का हाल है, पानी घरों में नहीं है, बिजली का फुकदान है, गैस की लोड शेडिंग शदीद चल रही है, आवाम तो हर लिहाज से बेहाल हुई हुई है। अब इसकी जो प्रोवाइड करेंगे सारी सी सहूलियात जो है वो गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने देना है। अब ऐसी सूरत हाल में आवाम तो बेयारो मददगार है, वो कुछ नहीं कर सकती, वो सिर्फ बैठ के एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं और ये पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं आपस में, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ चल रही हैं एक दूसरे के ऊपर, और अमली तौर पे कुछ नहीं है। आवाम इन दोनों यानी कि हुकूमतों का मुंह देख रही होती है। बिल्कुल ठीक। अभी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख साहब, उनसे भी बात करेंगे। मंसूर अहमद शेख साहब, सदर टाउन की जब हम बात करते हैं तो पहली नज़र में ही जो है तसव्वुर में तजावुजात की तस्वीर सामने आ जाती है। क्या खिलाफ कर रहे हैं आप तजावुजात के खात्मे के लिए? क्या आप एक्शन ले रहे हैं? क्या आपके इंतजामात हैं? क्योंकि सदर जो एक ऐसा माशी हब कराची का सेंट्रल कहलाता है, तो उसमें आप क्या कहेंगे कि तजावुजात की भरमार को किस तरह से आप काउंटर करेंगे? पहली मर्तबा आप देखिए, आप सदर टाउन में डेली बेसिस पे राइट फ्रॉम द चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नर साउथ मिल के, उनके डायरेक्टिव्स पे डिप्टी कमिश्नर और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के हम डेली बेसिस पे जितने भी तजावुजात है, जो सॉफ्ट एनक्रोचमेंट है, जो म्यूनिसिपल के अंडर में आता है, वो हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं। और आप सदर जाके विजिट कर ले तो आपको बेहतरी नजर आएगी। ये एक दिन का नहीं है, ये 50 सालों का है, और जाहिर है कि उसको ठीक करने में वक्त लगेगा। कहीं पे रेजिस्टेंस आ रही है, कहीं पे फायरिंग भी हुई है, कहीं पे हमारे लोगों पे पथराव भी हुआ है। पिछले कोई 1 महीने में हमने कोई 8-10 FIR भी कटवाई है। तो रेगुलरली हमारा इस पे तजावुजात पे एक्शन हो रहा है। आपको फील्ड में हमारे लोग नजर आ रहे हैं जो इंक्रोचमेंट के है। जी अच्छा, बंस रोड के हवाले से अगर मैं बात करूं तो अंदरूनी जो सड़कें हैं और गलियां मोहल्ले हैं, सदर टाउन की अंदरूनी सड़कें अगर बात की जाए, आखिर ये बंद के क्यों नहीं दे रही? मेन सदर की तो बात अलग, अंदरूनी गलियां जो हैं वो ज़बूहाली का शिकार हैं।
आपको देखे किसी ने जाके गलत कहा है, अभी मैंने बनाई है बंस रोड से सोभराज तक, जहाँ पे हमेशा पानी खड़ा होता था। मेयर कराची ने मेहरबानी की, सीवरेज ठीक किया और हमने गलियां बनाई हैं बंस रोड से, और हमने फुट स्ट्रीट पे फ्री वाईफाई जोन भी किया है। दोनों मेरे पास फुट स्ट्रीट आती हैं, बंस रोड और बोर्ड बेसिन। और स्ट्रीट्स आप जाके पहले देख ले, फिर बताएं कि जी खस्ता हाली का शिकार है या बेहतरीन बनी है। और हम जो मतलब टॉप क्वालिटी का पेवर ब्लॉक इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पहले चेक कर लें कि हमने कितनी स्ट्रीट्स बनाई है मेरे आने के बाद, तो आपको बेहतरी नजर आएगी। और फुड स्ट्रीट वालों ने, हमने लास्ट ईयर जो है ना फूड फेस्टिवल भी लगाया था लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर, तो ये कई सालों के बाद एक फूड फेस्टिवल भी लगा था। अच्छा मंसूर अहमद शेख साहब, आपने कहा कि बेहतरी नजर आएगी, 2 साल हो चुके हैं, 2 साल में क्या सिर्फ बेहतरी आनी चाहिए थी, इतनी ही बेहतरी आनी चाहिए थी, या आप समझते हैं कि इसमें सदर टाउन की हालत बदल जानी चाहिए थी? देखिए, बात ये है कि हम बेहतरी कर सकते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बनाना नहीं होता है, वो डेवलपमेंट अथॉरिटी का होता है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को जब सिटी डेवलप करके दे देते हैं, हम मेंटेन करते हैं। और मेरे सदर टाउन में आपको सिर्फ ओल्ड सिटी एरिया में सीवरेज के इश्यूज नजर आएंगे, और सीवरेज दीमक की तरह रोड को खा जाता है। मेरी कोई पिछले 1 महीना पहले मेयर साहब के साथ सिटिंग हुई है, और हमने ये तय किया है, हम एक पेज पे हैं, और हमने ये तय किया है कि वो सीवरेज सिस्टम ठीक करेगा और हम सड़कें ठीक करेंगे। मगर देखिए, बात ये है कि हमारी भी एक लिमिटेशन है मेंटेनेंस की। अगर आप कहेंगे कि जी मैं शहर को पूरा नया बना दूं, तो इतनी बजट नहीं है। हम अपने रिसोर्सेज से कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट की हमें कोई एक्स्ट्रा बजट नहीं होता है। मगर सदर टाउन पूरे सिंध का, मैं चैलेंज करता हूं आपको कि पूरे सिंध में डेवलप टाउन मिलेगा आपको। जैसे आप दुनिया में मुकाबला करते हैं ना मुल्कों के, कि एक डेवलप कंट्री होती है, एक अंडर डेवलप कंट्रीज होती है। एज अंडर डेवलप कंट्री मेरा टाउन आपको डेवलप टाउन मिलेगा। आप मेरा जाके क्लिफ्टन देख लें, आप सदर तक देख लें। ओल्ड सिटी एरिया में, क्योंकि वहां पे ड्रेनेज डिपेंड करता है पंपिंग स्टेशन पे। मेन हमारा पंपिंग स्टेशन है जमीला, जिसकी उम्र 100 साल से ज्यादा गुजर चुकी है, और उनके जो है ना, अभी जब तक वो नया नहीं बनेगा तो सीवरेज बेहतर नहीं हो सकता है। तो बाकी आप मेरा टाउन देखिए, आप कहीं से भी किसी भी गली में जाएं और आप पहले वीडियो रिकॉर्ड करें। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, आप वीडियो रिकॉर्ड करें, और आप पहले मेरे आने से 2023 से पहले का सदर टाउन देखें और अभी देखें। अच्छा, अभी तो हम देख रहे हैं ना, देखें लाइन्स एरिया की अगर मैं बात करूं, मंसूर साहब, लाइन्स एरिया जेट लाइन की अगर बात करूं, नहीं, पहली मेरी अर्ज सुने ना जी। आप आराम बाग पार्क है, इस साल मैंने 8 करोड़ उसके लिए बजट रखा है। एक मॉडर्न पार्क बनाने जा रहे हैं, वो भी बांस रोड से रिलेटेड है, जहां से रोज लाखों लोग गुजरते हैं। मेरे क्लिफ्टन के आप पार्क देखेंगे, मेरे आप बलोच पार्क देखेंगे, नानकवाड़ा पार्क देखेंगे, कोई भी पार्क देखेंगी, आला रखा पार्क देखेंगी, आपको डेवलप पार्क नजर आएंगे सदर टाउन के। सर, लेकिन लाइन्स एरिया की जो बात है वो तो आप वहीं की वहीं रह गई। लाइन्स एरिया का बुरा हाल है, जगह जगह गली गली में जो है वो गटर उबल रहे हैं, सीवरेज का कोई निजाम नजर नहीं आता। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बीवी देखिए, वो मेयर साहब से बात करें, वो उसके अंडर में आता है, ठीक है ना। अगर आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट से सवाल पूछेंगे फेडरल गवर्नमेंट का कि जी कराची पोर्ट क्यों नहीं ठीक है, स्टेट बैंक क्यों ठीक नहीं है, तो चीफ मिनिस्टर आपको उसका जवाब नहीं देगा, उसका जवाब देगा फेडरल गवर्नमेंट का। आप मुझसे रिलेटेड सवाल पूछिए, आप अगर मुझसे गैस का पूछेंगी तो मैं कहूँगा फेडरल गवर्नमेंट से बात करें, लोड शेडिंग का पूछूंगा तो मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफिस से जाके बात कर ले। इन्हीं कामों के लिए मैं जो क्लेम कर रहा हूँ कि मेरा टाउन सिंध का नंबर 1 टाउन है, आप कहीं पे भी मुकाबला कर लें। आप रिकॉर्डिंग लेके आए सिंध के दूसरे टाउन्स की और मेरे टाउन की, अगर आपको नंबर 1 नजर नहीं आए
तो इसी टीवी पे मैं आप बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं कि नंबर 1 आपका टाउन है। जी, मैं अदरवाइज इस्तीफा दे दूंगा। आप सारे सिंध के सारे टाउन्स को देख ले, उसमें नंबर 1 है हमारी। आप ऑन एयर ये बात कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दे देंगे, आप नंबर 1 टाउन कह रहे हैं सदर को। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, हाँ मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ना जी। मैं अल्लाह की मेहरबानी से मेरे रिसोर्सेज भी बहुत हैं और हमने अपने रिसोर्सेज को इम्प्रूव किया है, हमने अपना रेवेन्यू इम्प्रूव किया है और उससे हम काम करा रहे हैं। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, कोई भी आके टाउन हमारा मुकाबला कर ले, नहीं कर सकता। ठीक है, आप कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर सकता, आप ऐसे कह रहे हैं। साथ में मुझे ये भी बता दीजिएगा जरा कि चार्ज पार्किंग के हवाले से, जबकि ये मना कर दिया गया है चार्ज पार्किंग के हवाले से कि चार्ज पार्किंग कहीं भी नहीं की जाएगी, उसके बावजूद भी पार्किंग फीस के नाम पर वसूलियां हो रही हैं और सामने आ रही हैं। तो इस बारे में आपने कोई क्रैकडाउन किया है, कोई इसमें इंतजामिया से पूछगछ की है आपने इस बारे में कोई? अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, कोऑपरेटिव मार्केट जो है, जैनब मार्केट जो है, उसके आगे जो है जो पार्किंग है वो चार्ज की जा रही है। भी मेरी बात सुने, हमने चार्ज पार्किंग का एक्शन खत्म कर दिया। एक दिन में मैंने 16 FIR की थी और ये हमारी अभी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती है, ये ट्रैफिक पुलिस की बनती है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बनती है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की, क्योंकि कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है, ठीक है ना, जिसको हमने कोई चालान नहीं दिया है तो उसको FIR करेगी डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ट्रैफिक पुलिस उसमें जो है ना FIR जो है ना वो जो दाखिल कराने वाले होंगे और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वाले, असिस्टेंट कमिश्नर करेगा, ट्रैफिक पुलिस करेगी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस FIR दर्ज करके उनके खिलाफ मुकदमा चलाएंगे। तो ये पार्किंग अभी हमारा इशू रहा ही नहीं है, इस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का है, जिसमें हमारा देखे ना हमसे पार्किंग फ्री करके हमारी जुरिस्डिक्शन से बाहर निकाल दिया। ठीक है, मंसूर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन सदर टाउन, आपका बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में अभी हमारे साथ मौजूद हैं कयूम साहब, आपसे बात करना चाहेंगे वापस से कि इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, सदर आपका भी गुजरना होता है, हमारा भी गुजरना होता है, सदर का आप ऐसा मिसाली टाउन देख रहे हैं कि सदर मिसाली टाउन बन गया, मिसाल दी जाए जिसकी? नहीं, साहब ने तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने अपने टाउन की तारीफ कर दी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सदर बिल्कुल सेंट्रल है और तकरीबन कराची के जो है 25 से 30% लोग जो है वो रोज़ाना सदर की सड़कें और सदर टाउन को वो विज़िट करते हैं, आते हैं जाते हैं, वहाँ से उनका गुजर बसर होता है। और ऐसा कोई मिसाली टाउन नहीं है कि हम कह सकते हैं कि वो नंबर 1 है और उसका कोई काबिल ज़िक्र है, ये नहीं कह सकते। कुछ काम हुए ज़रूर हैं दूसरे टाउन की निस्बत, लेकिन इतना ज़बरदस्त, इतना शानदार नहीं हुआ कि हम उसको बहुत ज़्यादा चढ़ा के और बढ़ा कर बोलें इसको। अच्छा, आप चूंकि समाजी रहनुमा भी हैं, आप कितना समझते हैं कि शहर में पार्क्स की जो सहूलियात हैं वो किस हद तक होनी चाहिए? बच्चे जो हैं वो अब गलियों की तो हालत ऐसी रही नहीं है कि बच्चे गली मोहल्लों में खेलें, बच्चों के लिए पार्क्स हुआ करते थे तो वो भी अब शहर में बहुत कम दिखाई देते हैं और जो है तो उनका मेयार भी इतना कोई खास नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, पार्क की सूरत हाल तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सूरत हाल ये होगा कि जो पार्क की जगहें हैं, जो एरियाज़ हैं, अब वहाँ पर आपको गाड़ियाँ नज़र आएंगी पार्किंग होती हुई, ठीक है, और वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी करते हैं लोग, पार्क का नामो निशान नहीं है। चंद एक पार्क हमारे फेडरल बी एरिया में बने हैं जो कि अच्छे बने हैं, जिनको अभी हाल फिलहाल उनको काम किया गया है इस टेन्यूवर में। तो हम ये नहीं कह सकते कि बच्चों के लिए कोई हमारे पास जो है ना वो काबिल ज़िक्र के काबिल है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ है कि हम बच्चों को कह सकते हैं कि ये वहाँ जाके खेल कूद सकते हैं। पार्किंग अलबत्ता सब बन चुके हैं, जितने भी यहाँ पर ग्राउंड हैं या पार्क की सूरत हाल है वो सब पार्किंग में शिफ्ट हो चुके हैं, पार्किंग में तब्दील हो चुकी है। और इवन ये कि आप हमारे इलाके में चल जाएं, हमारा अमरोहा ग्राउंड है फेडरल बी एरिया ब्लॉक 20 में, तो वहाँ पर भी सूरत हाल यही है कि वो तमाम एरिया जो है बहुत बड़ा ग्राउंड है लेकिन वो सब पार्किंग में कन्वर्ट हो चुका है और इसके अंदर ग्राउंड की बहुत बड़ी जगह है, गुंजाइश है। 2 से 3 ग्राउंड यानी कि बच्चों के लिए बन सकते हैं, क्रिकेट का, फुटबॉल, हॉकी और दूसरी चीज़ों के भी, लेकिन सिर्फ गाड़ियाँ तबाह हो गई, गाड़ियों की वजह से पानी खड़ा हो जाता है और वहाँ पर अब सूरत हाल ऐसी है कि कुछ भी नहीं हो सकता। तो अभी आप सिर्फ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। हुकूमत की कारकर्दगी को किस तरह रेट करेंगे? सिंध हुकूमत की कारकर्दगी, जो सिंध हुकूमत जो है वो अपने लिए तो ये कहते हैं कि भाई अरबों रुपए का हमने जो है ना तरक्याती फ़ंड जो है वो दिए हुए हैं और तरक्याती काम हो रहे हैं, और ऑन द ग्राउंड अगर आप जाके देखें तो इस किस्म का कुछ भी आपको ग्राउंड में नज़र नहीं आएगा। पेपरों में, फाइलों में ज़रूर उनका होगा कि अरबों रुपए के फ़ंड हो गए हैं और अरबों इतनी हमारी जो है वो तरक्याती मंसूबे चल रहे हैं,
लेकिन आप भी चलें और दुनिया देखती है यहाँ पर जो हाल है, मोहनजोदड़ो का हाल बना के रखा हुआ है इस कराची शहर का। बिल्कुल, कराची को मोहनजोदड़ो बना के रखा हुआ है, ऐसा कह रहे हैं। हमारे साथ अकील अहमद साहब मौजूद हैं स्टूडियो में, मजीद भी बात करेंगे। अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का। वेलकम बैक। और बात हो रही है कराची की सूरत हाल के हवाले से कि जो कि बद से बदतर होती चली जा रही है। कराची कहीं से नहीं लगता कि ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं और उनसे भी बात कर रहे थे हम। ये बताइएगा कि कराची की जो तजावुज़ात का जो मसाइल हैं उसको आप किस हद तक देखते हैं कि अभी जो होटल के खिलाफ इंतज़ामिया ने डंडा उठाया है और होटल जो चाय के होटल हैं, ढाबे हैं, इनको बंद किया जा रहा है, तो इस कदम को आप किस तरह देखते हैं? जी, ये बहुत काबिल तहसीन है और बहुत अच्छा इकदाम है। ये गवर्नमेंट लेवल पे या बल्दियाती तौर पे जो यूसीज़ वगैरह जो इस किस्म के इकदाम कर रहे हैं, ये काबिल ज़िक्र है। और इससे कम से कम पैदल चलने वालों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा हुई हैं, जो रात के टाइम और बल्कि देर रात तक जो है वो होटल खोल के और अपने से कहीं 4 गुना ज़्यादा दुकान वो आगे बढ़ा लेते हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल का हल हुआ है और ये कंटिन्यू होना चाहिए। इसके अलावा भी जो दूसरी जगहें हैं, जो परचून की दुकान के आप कह लीजिए और या दूसरे ग्रोसरी स्टोर्स हैं, वो भी बहुत इस तरह आगे निकले हुए हैं। अगर उस पर भी काम हो तो ये एक अच्छा कदम है। ठीक है। अच्छा, इसी पे हम बात करेंगे। तजावुज़ात की भरमार है और इसके अलावा जो है म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी टाउन हम्माद एनडी खान साहब से भी बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं, रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। कराची के मसाइल हल होने का नाम नहीं ले रहे हैं और कराची जो है वो मसाइल का गढ़ बन गया है, मसाइल का हब बन गया है। कराची की जो सूरत हाल है वो बद से बदतर होती हुई दिखाई दे रही है। जगह जगह पानी के जौहर बने हुए हैं, गड्ढे बने हुए हैं और शहरियों को सड़क तो कम ही मिलती है, गड्ढे ज़्यादा मिलते हैं। इसी सारे मौजू पर बात करने के लिए आपके हमारे साथ हम्माद एनडी खान साहब म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी टाउन मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे लियारी टाउन के हवाले से, उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। कराची जो मुल्क का माशी हब समझा जाता है, उसके हवाले से आपको ये बताएं कि अभी यूनिवर्सिटी रोड जो है वो बंद कर दिया गया है और कराची की जो आवाम है उसको मुस्तकिल जो है वो डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ रहा है। खुदाई करके छोड़ दी जाती है लेकिन सड़कें बनाने वाला कोई नहीं है। यूनिवर्सिटी रोड जो है वो भी बंद कर दिया गया है, उसके बाद मुतबादिल रूट्स दे दिए गए हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये तकरीबन 1 महीने से ज़ायद के लिए यूनिवर्सिटी रोड जो है वो बंद किया गया है? जी, हालात ऐसे कि शायद वो 1 महीने में भी तैयार ना हो और ना ही वो खुल सके जो सूरत हाल है। और जो सब्सिडी रोड उन्होंने जो दिया है उसका हाल भी बहुत बुरा हाल है। तो ये आने वाले दिनों में और मज़ीद परेशानी हम कराची वालों को देखना होगा इसमें। ठीक है, ठीक। बच्चों के पेपर्स भी हो रहे हैं, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि देखिए यूनिवर्सिटी रोड है, यूनिवर्सिटी जाने के लिए भी ज़ाहिर असातिज़ा हैं, तलबा हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि हुकूमत को किस तरह से काम, और भी मुल्कों में काम होते हैं और भी शहरों में काम होते हैं, इस तरह से 40 रोज़ के लिए 30 रोज़ के लिए जो है ये बंद कर दिया जाना किस तरह से समझते हैं आप? ये एक मेन शाहरा है, ये जो यूनिवर्सिटी रोड एक बहुत मेन शाहरा है और उसका इस तरह से बंद कर देना बग़ैर मुतबादिल कोई रास्ता दिए और काबिल ज़िक्र रास्ता नहीं, जो उन्होंने मुतबादिल रास्ता दिया है उसके हाल बहुत बुरा है। और जितने वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खाली यूनिवर्सिटी है, जामा कराची है, NED यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा भी बहुत बड़ा जो आगे का एरिया है, पहलवान गोड़ से आगे का एरिया है, वो बहुत बड़ी आबादी है जो इस रोड को इस्तेमाल करती है और जो शदीद जहनी दबाव और जहनी परेशानी में इस वक्त मुब्तला है इस चीज़ की वजह से। जो अब उनको कराची में यानी कि अपने घर से और अगर अब उनको अगर सेंट्रल सिटी में आना है काम के लिहाज से, काम के लिए, तो उनको मेन सुपर हाईवे यूज़ करना पड़ रहा है। ठीक है। अकील अहमद साहब हमारे साथ आप मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। कराची के मसाइल पर बात करते रहेंगे जब तक ये मसाइल हल नहीं हो जाते। प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।